आइए पुनः एक बार हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम को मैंने बोर्ड पे लिखा है। युद्ध का परिणाम था कि मराठों की निर्णायक पराजय, अर्थात इस युद्ध में मराठे बुरी तरह परास्त हो जाते हैं और भारत की सत्ता पर अधिकार का उनका दावा समाप्त हो जाता है। दूसरा, पूना पर ब्रिटिश नियंत्रण और पूना पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय, उस समय के जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनको वे अंग्रेजों के पेंशनर बन जाते हैं और उन्हें बिठूर, कानपुर के स्थान पर बिठूर एक जगह है जहां उन्हें भेज दिया जाता है। ठीक आगे है इसका एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम है कि सतारा की गद्दी पर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को बैठाया गया। प्रताप सिंह को बैठाया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने सतारा की गद्दी पर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को बैठाकर सांकेतिक रूप से यह भारतीय जनता को इसने यह संकेत दिया कि उसने भारत के देशी रियासतों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया है, क्योंकि ये पेशवा वास्तव में मराठा राजनीति या मराठा सत्ता के वास्तविक हकदार नहीं थे। इन्होंने जबरन शिवाजी के वंशजों से सत्ता का अपहरण कर लिया था और अंग्रेजों ने पुनः शिवाजी के वंशज को सत्ता पर आसीन किया है। तो इस प्रकार उन्होंने जनता के बीच एक मैसेज देने का प्रयास किया, या यूं कहें तो उन्हें अभी यह भय था कि यदि यह पूरी तरह मराठा सत्ता को समाप्त कर देंगे तो कहीं जनता विद्रोह पर न उतारू हो जाए। तो इस तरीके का इनका एक अपना राजनीतिक निहितार्थ था और उसी के तहत उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो ये था आंग्ल मराठा संघर्ष। और यहाँ आपने देखा होगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने मराठा राजनीति में हस्तक्षेप किया और कैसे उन्होंने मराठों के आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाया और अंततः मराठों को भारत की सत्ता से विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम है रंजीत सिंह और पंजाब। आइए उसको देखते हैं। रंजीत सिंह एवं पंजाब। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को सिख धर्म की स्थापना तथा सिखों का भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान को बताया था। जैसा कि मैंने बताया था, आप लोग जानते भी होंगे कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। और गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का शिष्य जो था बंदा बहादुर,
गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों को एक राजनीतिक नेतृत्व दिया और बहुत हद तक बंदा बहादुर ही वह व्यक्ति था जिसने सिख राज्य की स्थापना को मूर्त स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद सिख अनेक मिसलों में विभक्त हो गए। लगभग 12 मिसल सिख जो थे वो लगभग 12 मिसलों में विभक्त हो गए और उन्हीं 12 मिसलों में एक मिसल था सुकरचकिया मिसल और उस सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे महासिंह और उसी महासिंह का पुत्र था रंजीत सिंह, जिसने या जिसके नेतृत्व में सिखों ने स्वयं को भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो आइए अब हम लोग रंजीत सिंह और पंजाब, साथ ही साथ रंजीत सिंह और अंग्रेज, रंजीत सिंह की उपलब्धियां, रंजीत सिंह का प्रशासन, तो ये प्रमुख टॉपिक होंगे जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रंजीत सिंह का परिचय। रंजीत सिंह का परिचय पहले आप लोग जान लीजिए रंजीत सिंह के विषय में। तो सबसे पहला है कि 2 नवंबर 1780, 2 नवंबर 1780 इनका जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था महासिंह और पिता का नाम महासिंह। ये महासिंह कौन थे? तो सुकरचकिया मिशल के प्रमुख। महासिंह सुकरचकिया मिशल के प्रमुख थे और इन्हीं के रंजीत सिंह इन्हीं के पुत्र थे। इस सुकरचकिया मिशल का प्रभाव रावी और चेनाब नदियों के बीच का क्षेत्र, रावी और चेनाब नदियों के बीच के क्षेत्र पर सुकरचकिया मिशल का प्रभाव था। अत्यंत कम आयु में रंजीत सिंह, कम आयु में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु के पश्चात रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशल के प्रमुख के पद पर आसीन होते हैं। प्रमुख के पद पर आसीन होने के बाद रंजीत सिंह ने अपने सामर्थ्य और योग्यता के दम पर बहुत जल्द पंजाब पे सुकरचकिया मिशल के प्रभाव को स्थापित कर दिया और ये भारत के एक प्रमुख देशी राज्यों में सिख राज्य का नाम भी अंकित करवा दिया। तो यहाँ रंजीत सिंह की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। ये हुआ उनका परिचय। अब उनकी उपलब्धि, रंजीत सिंह की उपलब्धि कहने का मतलब है कि रंजीत सिंह ने अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहला काम रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1799 लाहौर पर अधिकार। रंजीत सिंह का पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1805 अमृतसर पर विजय। 1805 अमृतसर
अमृतसर पर विजय। यहां आप गौर कीजिएगा, रंजीत सिंह के राज की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, राजनीतिक राजधानी, जबकि उनकी धार्मिक राजधानी कहां थी? अमृतसर। आज भी अमृतसर सिखों के लिए धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। 1818 रंजीत सिंह ने मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। मुल्तान, ये मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक प्रमुख प्रांत है मुल्तान, जिस पर अभी रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान पर विजय, 1819 कश्मीर विजय और 1823 पेशावर विजय, 1819 कश्मीर विजय तथा 1823 पेशावर विजय। ठीक है। तो ये आप लोग बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इसको आप लोग यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, आप लोग गौर से देखिएगा। तो रंजीत सिंह की उपलब्धियां, तो 1799 लाहौर विजय, ठीक है। 1805 अमृतसर पर विजय, 1818 मुल्तान पर विजय, 1819 कश्मीर पर विजय, 1823 पेशावर पर विजय। तो इस प्रकार आप रंजीत सिंह के राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो रंजीत सिंह के राज्य में लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, कहने का मतलब कि वर्तमान पंजाब के साथ साथ पश्चिमी पंजाब का भी इलाका जो अभी पाकिस्तान में है, साथ ही साथ उसके समीपवर्ती क्षेत्र भी रंजीत सिंह के राज्य में शामिल थे। तो इस प्रकार रंजीत सिंह ने 18वीं सदी में एक महत्वपूर्ण सिख राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अब आते हैं रंजीत सिंह और अफगान, अफगानों के साथ उनका संबंध। अफगानों के साथ चूंकि अफगान पंजाब का सीमावर्ती इलाका था और अधिकांशतः अफगान के राजनीतिक घटनाक्रम का प्रभाव पंजाब पर दिखाई पड़ता था। पंजाब में जब रंजीत सिंह का उत्थान हुआ तो अफगानों के साथ उनकी नीति क्या थी? तो अफगानों के साथ यदि हम उनकी नीति को देखते हैं तो यह संघर्ष और सहयोग, संघर्ष और सहयोग दोनों तरह का था। कैसा था? संघर्ष भी था और सहयोग भी था। यहां पर हम उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो काबुल का, रंजीत सिंह के समय में काबुल का शासक जमान शाह था, जिसने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि और लाहौर का सूबेदार बनाया था। तो काबुल के शासक जमान शाह द्वारा रंजीत सिंह को लाहौर की सूबेदारी
एवं राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, काबुल का शासक जमान शाह रंजीत सिंह की सेवा से काफी प्रसन्न हुआ था। कहा जाता है कि जमान शाह ने पंजाब पर अपना अभियान किया था और पंजाब से लौटते वक्त चिनाब नदी में उसके कुछ तोप गिर गए थे। क्योंकि चिनाब नदी में उस समय बाढ़ आया हुआ था और वह अपने तोपों को निकालने में सफल नहीं हो पाया था। रंजीत सिंह ने चिनाब नदी से उन तोपों को निकलवाकर जमान शाह को भेजवा दिया। परिणाम स्वरूप जमान शाह रंजीत सिंह की सेवा से काफी प्रसन्न हुआ और उसने रंजीत सिंह को लाहौर की सूबेदारी तथा राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, आगे देखिए, जमान शाह के बाद शाह सूजा, ये शाह सूजा जो था वो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था और रंजीत सिंह ने शाह सूजा को काबुल की गद्दी प्राप्त करने में सहयोग दिया। ठीक है, रंजीत सिंह ने शाह सूजा को काबुल की गद्दी प्राप्त करने में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप शाह सूजा काफी प्रसन्न हुआ और उसने रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। परिणाम स्वरूप रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, तो ये है आपको अफगानों के साथ रंजीत सिंह के संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग आते हैं रंजीत सिंह और अंग्रेज। रंजीत सिंह और अंग्रेज, यहां पर कुछ बात है, उसको आप लोग गौर कीजिएगा। देखिए, अब तक आपने महसूस किया होगा कि अंग्रेज भारत में साम्राज्यवादी भावना से परिपूर्ण थे और वो किसी भी सूरत पर भारत के अपने साम्राज्य को अस्थायी बनाना चाहते थे। क्योंकि मराठों की शक्ति को वो बहुत हद तक कुचल चुके थे। अब मराठे, यह तय हो चुका था कि भारत की सत्ता की होड़ से बाहर हो चुके हैं। तो अंग्रेजों को, मतलब उत्तर भारत यानी भारत के आंतरिक भागों पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों को ऐसा लगा कि वह भारत के सीमांत प्रदेशों को सुरक्षित करें और खासकर अफगानिस्तान की राजनीति में पर उनकी पैनी नजर थी। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में किसी ऐसे शासक का शासन हो जो अंग्रेजों का मित्र हो। क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा रूस के साथ मिलती थी, साथ ही साथ यूरोप में भी ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर यदा कदा अन्य यूरोप के राष्ट्रों में रोष की भावना रहती थी। तो अंग्रेज इस बात से वाकिफ थे। वे चाहते थे कि यदि भारत के उनके साम्राज्य को अक्षुण्ण रखना है तो भारत के सीमांत प्रदेशों को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि पंजाब एक सीमांत प्रदेश था और पंजाब पर अंग्रेज किसी भी सूरत में अपने नियंत्रण की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन उस समय रंजीत सिंह पंजाब का शासक था और वे बलपूर्वक रंजीत सिंह को सत्ता से बेदखल नहीं करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप
उन्होंने रंजीत सिंह के सामने एक संधि प्रस्ताव रखा। यद्यपि यह संधि प्रस्ताव रंजीत सिंह के लिए फायदेमंद नहीं था, इसके बावजूद अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को परोक्ष धमकी दिया और रंजीत सिंह को वह संधि प्रस्ताव मानने के लिए लगभग विवश किया। और उस संधि प्रस्ताव का नाम है 1809 की अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुआ? 1809। किसके किसके बीच? तो चार्ल्स मेटकॉफ उस समय ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड मिंटो। चार्ल्स मेटकॉफ जो था वो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मिंटो का दूत था और इसने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किया। ठीक है, इस अमृतसर की संधि का भी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? तो इस अमृतसर की संधि के द्वारा यह निश्चित किया गया कि सतलज नदी अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच सीमा होगी। यानी सतलज नदी से आप लोग परिचित हैं कि नहीं? सतलज नदी को अंग्रेजों एवं रंजीत सिंह की सीमा रेखा माना गया। कहने का मतलब है कि सतलज नदी का दक्षिण इलाका जो होगा वो पूरी तरह से अंग्रेजों की संप्रभुता वहां पे मानी गई, अर्थात अंग्रेजों के आधिपत्य को रंजीत सिंह ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वह सतलज नदी के दक्षिणी इलाकों में कभी भी कोई आक्रमण नहीं करेंगे। वहीं सतलज नदी का उत्तरी भाग जो था वो रंजीत सिंह के प्रभाव क्षेत्र में माना गया। तो यहां पर आप गौर कीजिएगा, इस प्रकार अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को सतलज नदी तक सीमित कर दिया। अब यहां पे मैं आपको रंजीत सिंह का ये था 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। गौर कीजिएगा, 1839 रंजीत सिंह की मृत्यु। रंजीत सिंह की मृत्यु, ठीक है। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्र बारी बारी से पंजाब के गद्दी पर बैठते हैं, जिनका नाम था खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। देखिए, रंजीत सिंह के बाद शासक कौन कौन से राजा बने पंजाब के, उनका नाम क्रमशः का मतलब क्रमवार रूप में देखिए कि वो कौन कौन है। खड़क सिंह, रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। रंजीत सिंह के बाद की घटनाओं पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। उन घटनाओं पर चर्चा करने से पहले यहाँ पर मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रंजीत सिंह का प्रशासन। अर्थात रंजीत सिंह ने पंजाब में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी, आइए इस पर थोड़ा संक्षिप्त में हम एक चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं। तो देखिए उसे, रंजीत सिंह का प्रशासन। रंजीत सिंह का प्रशासन
18वीं सदी के सभी राज्यों के समान ही रंजीत सिंह का प्रशासन भी एक केंद्रीकृत स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था था। राजा समस्त शक्तियों का स्रोत था। ठीक है, रंजीत सिंह ने जिस सरकार की या जिस शासन की स्थापना की थी उसको, यानी रंजीत सिंह की सरकार को सरकार एक खालसा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सरकार एक खालसा। रंजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता था? सरकार ए खालसा। ठीक है, दूसरी बात, रंजीत सिंह ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, इसके आगे रंजीत सिंह ने अपने समस्त राज्य को अर्थात पूरे राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। राज्य जो था वो राज्य के नीचे प्रांत, ठीक है, प्रांत के नीचे जिला, राज्य के नीचे प्रांत और प्रांत के नीचे जिला और जिला के नीचे गांव। यहाँ पे आप लोग रंजीत सिंह के प्रशासन को पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राजा। ठीक है, और राज्य के नीचे जो प्रांत था, प्रांत का प्रमुख था नाजिम। प्रांत का प्रमुख नाजिम, यानी रंजीत सिंह के शासन काल में प्रांतपतियों को यानी गवर्नर को नाजिम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रांत जिलों में विभाजित था और जिला का प्रमुख कौन था? कारदार। यानी आज का कलेक्टर जो था वो उस समय कारदार कहलाता था। तो ये था रंजीत सिंह की प्रशासनिक व्यवस्था। आगे आइए, नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे भूमि कर। भूमि कर उपज का 30 से 40%, यानी किसानों से भूमि कर के रूप में उपज का 30 से 40% लिया जाता था। न्याय, न्याय कैसा था? तो रंजीत सिंह के शासन काल में सबसे सर्वोच्च अदालत जो थी उसे अदालत ए आला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अदालत ए आला। यह लाहौर में थी। कहां थी? लाहौर। लेकिन एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि रंजीत सिंह ने न्याय की तार्किक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया था, अर्थात उन्होंने प्राकृतिक न्याय की स्थापना पर बल नहीं दिया था। इस न्यायिक व्यवस्था का एक सबसे प्रमुख पहलू क्या था? तो वो था जुर्माने की परंपरा। अर्थात अपराध कितना भी बड़ा हो, यदि अपराधी चाहे तो जुर्माना देकर वो उससे छूट सकता था। जुर्माना, जुर्माना की व्यवस्था। ठीक है, और न्याय जो था वो राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत था, अर्थात इसे राज्य को अच्छी खासी आमदनी होती थी। कहने का मतलब कि जुर्माने के रूप में जो रकम वसूला जाता था वो राजकोष में जाता था और राजकोष को इससे काफी फायदा होता था। तो ये बड़ा विचित्र लगता है। खैर आगे आइए, अब आते हैं रंजीत सिंह के सैनिक प्रशासन पे, सैन्य व्यवस्था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो है वो याद रखेगा कि रंजीत सिंह ने एक आधुनिक सेना का गठन किया था। यूरोपीय पद्धति पर उसका संगठन किया गया था और अपने सेना के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने अनेक फ्रांसीसी अफसरों को नियुक्त किया था। तो सेना का कैसा था? यूरोपीय पद्धति पर गठन।
यूरोपीय पद्धति पर गठन। सैन्य प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों की नियुक्ति। ठीक है, रंजीत सिंह ने अपने सेना को प्रशिक्षित करने के लिए सेना में कई सैनिक अधिकारियों के रूप में बहुत से फ्रांसीसियों को नियुक्त किया था। आप उसमें कुछ नाम है उनको याद रखिएगा, जैसे वंतूरा, अल्लार्ड, ठीक है, गार्डनर, उनका नाम है जैसे वंतूरा, अल्लार्ड, गार्डनर। ये कुछ प्रमुख अधिकारी थे सेना के, और ये सब के सब फ्रेंच थे। रंजीत सिंह ने इन्हें अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया था। जैसे वंतूरा क्या था, पैदल सेना था, वंतूरा के नियंत्रण में पैदल सेना। अल्लार्ड घुड़सवार, ठीक है, और गार्डनर तोपखाना। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछा गया है, पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, रंजीत सिंह ने का वित्त मंत्री का नाम था दीनानाथ और विदेश मंत्री का नाम था फकीर अजीजुद्दीन। और हंटर, विलियम हंटर ने रंजीत सिंह की सेना को आयरन साइट्स कहा था। आगे आइए, विलियम हंटर ने रंजीत सिंह की सेना को आयरन साइट्स कहा था। ठीक है, आयरन साइट्स कहा था। ठीक है, विदेश मंत्री, रंजीत सिंह का विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रंजीत सिंह का वित्त मंत्री था दीनानाथ और विदेश मंत्री था अजीजुद्दीन। रंजीत, याद रखिएगा, रंजीत सिंह का विदेश मंत्री अजीजुद्दीन और इनका वित्त मंत्री जो था वो दीनानाथ था। कहा जाता है कि रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था और एक बार इसने एक मुस्लिम फकीर के पैरों के धूल को अपनी सफेद दाढ़ी से साफ किया था। तो रंजीत सिंह वास्तव में एक सेकुलर शासक के रूप में याद किया जाता है। और रंजीत सिंह के योग्यता को देखते हुए विक्टर जैकब्यूमे, एक विद्वान है विक्टर जैकब्यूमे, ने उन्हें छोटे पैमाना का बोनापार्टा। कभी कभी ये सवाल आता है कि भारत के किस शासक को या आधुनिक भारत के किस शासक को छोटा बोनापार्टा यानी नेपोलियन बोनापार्ट के जगह पर शॉर्ट में बोनापार्टा किसे कहा गया है, तो वो है रंजीत सिंह। ठीक है, तो यहां तक 5। क्या करें कि 2 युद्ध को बताना है, नहीं हो पाए, स्टॉप कर। देखिए, अब मैं यहां आप लोगों को ये रंजीत सिंह के विषय में जो जानकारी था मैंने आपके साथ साझा किया, उस पर चर्चा किया। अब रंजीत सिंह के बाद पंजाब का क्या हुआ? आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि रंजीत सिंह के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब का क्या हुआ? तो मैंने बताया कि रंजीत सिंह के बाद क्रमशः उसके 4 पुत्र गद्दी पर बैठते हैं। यहां आप देखिएगा, चौथा पुत्र का नाम था दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह के समय में ही पंजाब की सत्ता
अंग्रेजों के अधीन चली जाती है, अर्थात पंजाब पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और इसके लिए अंग्रेजों एवं सिखों के बीच दो निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई, जिसे आंग्ल सिख संघर्ष के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग आंग्ल सिख संघर्ष के रूप के विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ समय का थोड़ा अभाव है, तो आप लोगों को अगले क्लास में हम आंग्ल सिख संघर्ष शुरू करेंगे और उसके बाद भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, यानी 1757 से लेकर 1857 तक भारत में कौन कौन से गवर्नर जनरल आए और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, वो मैं अगले क्लास से ही शुरू करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तरफ से भी उस पर पढ़ाई कर और जो अभी मैंने बताया इस पर भी आप लोग घर पे गौर कीजिएगा, और यदि कोई सवाल होगा तो आप मेरे समक्ष उसे लेकर आ सकते हैं।